Hi everyone, welcome to another session, another video on APFC EOAO. आज I want to talk about the notification in detail. मैं पूरा notification आपको एक एक करके explain करना चाहता हूँ. The reason that I'm not using the actual notification to explain today's session is because I want to pick up the important points from the notification और उन points को मैं आपको अच्छे से explain करना चाहता हूँ. So if you're actually interested in understanding what is being done here, APFC, EOAO, ये जो vacancies आई हैं, इसके nitty-gritties क्या क्या हैं, what are the things that you should know, then you can stick around and watch the entire video. If you feel that you already know it all, then you can probably skip the video and close your session. So let us start. एक एक करके हम लोग simultaneously EOAO as well as APFC will go through the details mentioned in the notification. छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे that you might have missed out while going through the notification या फिर आपको शायद ना पता हो. तो सबसे पहले मैं बता देता हूं that this examination is being conducted by APFC. Sorry, one second. This examination is being conducted by UPSC, Union Public Service Commission. बट जो हायरिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज हायरिंग इज कॉल्ड एज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. तो बहुत सारे ये एब्रिविएशंस हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. दैट इज व्हाई आई एम क्लैरिफाइंग ऑन दीज थिंग्स. द कमीशन दैट इज conducting the examination is UPSC. The organization which is a statutory body under which you will be working is Employees Provident Fund Organization. APFC stands for Assistant Provident Fund Commissioner and EOAO stands for Enforcement Officer or Accounts Officer. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? EPFO is hiring for two different grades or groups. जितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट हायरिंग्स हैं, वो ग्रुप लेवल ग्रुप बेसिस पे होती है. सो देर आर मेनली 4 ग्रुप्स ABC and D. ग्रुप A to D तक जाता है. नॉर्मली ये क्लासिफिकेशन है. ग्रुप A इज द टॉप लेवल क्लासिफिकेशन जिसमें सारे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IFS ऑफिसर्स, IRS ऑफिसर्स, रेलवेज ऑफिसर्स और बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉ ऑफिसर्स, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स आते हैं जो कि टॉप लेवल पे काम करते हैं. उसके नीचे ग्रुप BC-D आते हैं. जैसे कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट SSC CGL में ऑडिट ऑफिसर की नौकरी निकलती है, वो ग्रुप बी होती है. और SSC में ही ग्रुप C और ग्रुप D की वैकेंसीज भी निकलती. नाउ कमिंग बैक टू दिस, APFC बिलोंग्स हेयर. APFC इज अ ग्रुप A जॉब, इसलिए APFC की वैकेंसीज भी कंपैरेटिवली कम है. EO and AO, एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर, दिस इज अ ग्रुप B जॉब, इसलिए यहां पर वैकेंसीज भी ज्यादा है. सो सर्टेनली यू वुड वांट कि मेरा APFC में सिलेक्शन हो, ना कि EOAO में, बिकॉज दिस इज अ ग्रुप A जॉब. यू आर वर्किंग एट द सेम लेवल एट विच IAS, IPS, IFS, IRS एंड वेरियस अदर ऑफिसर्स ऑफ ग्रुप A आर वर्किंग. इस लेवल पे आप काम करोगे, पर्क्स भी आपको इसी लेवल के मिलेंगे. आपका ओहदा, आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपकी पावर्स, वो सब इसी लेवल पे डिटरमाइन होती हैं. So that is the advantage that you will have if you get APFC into selection, ना कि EOA हो. बट दोनों ही बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं. ग्रुप A भी खराब नहीं है. सर्टेनली ग्रुप A इज बेटर देन ग्रुप B. तो ये हो गया पहला क्लैरिफिकेशन जो कि बहुत स्टूडेंट्स को नहीं है, एंड देयरफॉर आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट. ठीक है, अब आ जाते हैं दोनों को कंपैरिजन करने में. लेट मी राइट EOAO ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड APFC ऑन दी राइट हैंड साइड. दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. ओके, वैकेंसीज कितनी है? 418. एज आई सेड, मोर वैकेंसीज हेयर. APFCs में कितनी वैकेंसी है? 159. बट इवन देन आई वुड से 159 इज अ वेरी हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज. आप IAS की वैकेंसीज देखोगे, IPS की देखोगे, दर कंपेरेटिवली वेरी लेस. IFS में हर साल 15-20 वैकेंसीज निकलती हैं मैक्सिमम. IAS में मैक्सिमम 100 वैकेंसीज, उससे कम ही होती हैं. So considering that, the number of vacancies are very high. As I had said, this is group B, right? And this is group A. ये मेजर डिफरेंस है दोनों सर्विसेज में. अब अगर और डिटेल में जाए, दोनों ही नॉन मिनिस्टेरियल हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से नॉन मिनिस्टेरियल?
इसके ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन है एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर नॉन मिनिस्टेरियल का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। लेट मी क्लैरिफाई इट टू यू कि नॉन मिनिस्टेरियल का मतलब क्या होता है। नाउ the notification clarifies and clearly says that you will be working under Ministry of Labor and Employment. However, Employees Provident Fund Organization EPFO is a statutory body and you are being recruited directly by EPFO. So although you're working under the directions of the Ministry of Labor and Employment, but you're being hired by a statutory body, इसलिए आपका एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं आता है। This means that if there is some kind of ministers movement, let's say Ministry of Labor and Employment का कोई minister move कर रहा है and he comes to your city and there is some kind of work that are assigned to you कि उसको आपको entertain करना है या फिर उसको report देनी है, all those kinds of things, you are not going to be directly commanded to do that. कोई एक बंदा होगा, आईएएस ऑफिसर होगा या फिर कोई एक ऑफिसर होगा हु इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेक्रेटरी होगा, जॉइंट सेक्रेटरी होगा, कोई उस लेवल का आदमी होगा, ही विल बी रिक्वायर्ड टू डू दैट बिकॉज योर एम्प्लॉयमेंट इज अंडर ईपीएफओ विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आपको ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाएंगी, आपका काम बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से नहीं होगा, योर वर्क विल बी इन सिंक विद ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम है, डिसएडवांटेज ये है कि ऑटोमेटिकली द पावर्स आर अ लिटिल लेसर कंपेयर टू पीपल हु गेट टू वर्क डायरेक्टली विद द मिनिस्ट्री। ओके, क्योंकि आप इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, ईपीएफओ के थ्रू कनेक्टेड हो, तो आपकी पावर्स कंपेरेटिवली कम होंगी। दिस इज व्हाट वी मीन बाय नॉन मिनिस्टेरियल, बट एट द सेम टाइम इंटरफेरेंस कम होगा तो इट इज गोइंग टू बी अ मोर चिल जॉब, आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज की अगर हम बात करें, सो इन ईओ द मैक्सिमम एज इज 30 years because it's a group B job, whereas in APFC the maximum age is at 35 years, which is a very high age considering various other exams. So it's a good opportunity for students जो कि जिनकी एज 30 से ऊपर है, दे नॉट एबल टू राइट वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक आरबीआई, नबार्ड, उन सब में एज 30 होती है तो बहुत सारे एग्जाम स्किप हो जाते हैं। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। दोनों में ही आपको बैचलर्स चाहिए, यू डोंट नीड अ मास्टर्स डिग्री, सो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज बैचलर्स। देर इज नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट, समथिंग दैट हैपन्स इन बैंकिंग एग्जामिनेशंस लाइक आरबीआई। तो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, विच इज गुड, यू जस्ट नीड टू हैव क्लियर योर बैचलर्स डिग्री। अब बैचलर्स से कलेक्टेड ही एलिजिबिलिटी बता देता हूं मैं, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डाउट अबाउट एलिजिबिलिटी। Now, if you are in your final year and if your final mark sheet, not your exam, but your mark sheet is released, given to you before 17th March 23, only then you are eligible to write this exam. बहुत सिंपल है। आपकी मार्कशीट, आपने एग्जाम दे दिया, आपकी मार्कशीट, योर मार्कशीट शुड बी आउट, your marks should be out before 17th March 2023. If that happens, then you are eligible. If you are still applying for your final exams, you're still in college after 17th March 2023, then you're not eligible. So final year students are eligible only if their final mark sheet is out before 17th March 2023. The same happens or applies for APFC as well. दोनों का same law एकदम, ठीक है ना? Now you can be posted in any part of India for both these jobs. ऐसा नहीं है कि ग्रुप बी है तो you will get one state or one city only. You can be posted in any part of India. कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, मूवमेंट हो सकता है। Normally in your lifetime you will be posted in maximum of 3 cities, 3 different postings. उससे ज़्यादा नहीं मिलती हैं, उतना ही होता है। आप you go from one city to another, one posting to another, and then you can probably come back or go to another one and then come back to the same posting or whatever posting you like. तो इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट भी चलता है। ओके, नोटिफिकेशन opened on 25th February and it is open till 17th March. ये दोनों में सेम है, so this is important to remember. Please apply before 17th March. There are some issues with application students face कर रहे हैं, but I think it will be resolved. You will be able to apply before 17th March. Okay. परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है दोनों में ही, यू आर अ परमानेंट
government servant, so you will be getting all the perks and benefits that all permanent members, permanent government servants get. So you're not working on contract basis, you're a permanent government employee in both these vacancies. Okay. Probation दोनों में ही 2 साल है. This means that you are not permanent before 2 years. So after your selection, for 2 years you will be on probation. You can be removed from your job for any kind of disciplinary or any other action against you can be taken. आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आप ज़्यादा हीरो बन रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ आपने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, कुछ कर दिया, whatever, some disciplinary action can be taken, कुछ आपने बहुत बड़ी गलती करी है, they have the right to remove you at least for the first 2 years. उसके बाद because you will be permanent, so it will be a lengthier process if you end up doing something wrong. Okay. दोनों में ही एग्जाम्स पेन एंड पेपर होंगे. सो द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी पेन एंड पेपर RT, ऑनलाइन नहीं होगा. सो दिस इज अ रिलीफ फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम Tier 2 cities and rural areas who are more comfortable with pen and paper recruitment test. तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है. ओके. डेट ऑफ एग्जाम टू बी रिलीज्ड बाय बोथ ऑफ देम. सो डेट ऑफ एग्जाम is not released yet, as I had said that July, August या October, these are the probable dates that are available according to UPSC calendar, because हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, UPSC will be conducting the exam. तो UPSC के कैलेंडर में these are the 3 available months. इनमें कुछ डेट्स अवेलेबल हैं, इनमें नहीं हुआ तो फिर it will be held later, दिसंबर में या फिर नेक्स्ट ईयर होगा. नॉर्मली एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के अराउंड होना चाहिए या अगस्त में हो सकता है, उससे पहले थोड़े चांसेस कम है. 75-25 RT एंड इंटरव्यू, जो क्लासिफिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है. नाउ द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2 phases. Phase 1 इज रिक्रूटमेंट टेस्ट, RT स्टैंड्स फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट, एंड Phase 2 इज इंटरव्यू. तो पहला आपका RT हो जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा. नाउ बोथ RT एंड इंटरव्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ 100 marks. But what will happen is, because the ratio is 75-35, you will multiply the marks of RT by 3. So this will effectively become of 300 marks, but interview will remain of 100 marks. ये दोनों में ही same apply होने वाला है. Both the examinations are going to have a 75-25 ratio of RT and interview. One second. Okay. और क्या क्या पॉइंट्स हैं और देख लेते हैं. इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में द नोटिफिकेशन इज क्लियरली स्पेसिफाइड दैट यू हैव टू गेट अ मिनिमम ऑफ 50 out of 100 marks. इफ यू एंड अप गेटिंग लेस देन 50 marks तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. एंड दिस अप्लाइज फॉर बोथ दीज एग्जामिनेशंस, APFC एज वेल एज EO/AO. दोनों में ही खाली इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स बताए हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट में मिनिमम मार्क्स कुछ नहीं बताए हैं, इंटरव्यू में बताए गए. ओके. और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. ओके. तो ये हो गए हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल इन दी नोटिफिकेशन. अब मैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूं जो मुझे लगा कि मिसिंग है, बहुत सारे लोग इसको कवर नहीं कर रहे हैं. लेट मी क्रिएट अ डिविजन हियर एंड लेट अस स्टार्ट विद सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन. ठीक है ना, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले दोनों ही एग्जाम्स 2 hours के होंगे. बोथ द एग्जामिनेशंस विल बी ऑफ 2 hours. अब इसमें हाउ मेनी क्वेश्चंस डू दे आस्क, दैट इज नॉट वेरी क्लियर. इन 2015 120 questions were asked. This might change, it might become 100, it might remain 120. We will get to know about it over time. Both the examinations are going to be MCQ based. You will not be required to write anything. कोई भी आंसर राइटिंग वगैरह नहीं होगी आपके थ्रू, बस MCQs आपसे पूछे जाएंगे, सिमिलर टू प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ UPSC सिविल सर्विसेज. ऑल दी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ऑफ इक्वल मार्क्स. ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर के, कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर के. ऑल दी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ऑफ इक्वल मार्क्स. ऑल दी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, जस्ट लीविंग इंग्लिश क्वेश्चन. इंग्लिश के क्वेश्चन ऑफकोर्स हिंदी में नहीं होंगे, बट अदर देन दैट एवरी क्वेश्चन विल बी इन बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. नेगेटिव मार्किंग होगी. नेगेटिव मार्किंग इज हायर कंपेयर टू वेरियस अदर एग्जाम्स.
तो नॉर्मली जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं वहां पे नेगेटिव मार्किंग इज 1/4, बट हेयर नेगेटिव मार्किंग इज 1/3. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्यूरेसी. ये हमें यहाँ से पता लगता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. सिलेबस कंपेयर कर लेते हैं, बोथ ईओ एओ एज वेल एज एपीएफसी. आई एम श्योर अभी तक आपको सिलेबस पता लग गया होगा, यू मस्ट हैव रेड इट, बट आई वांट टू focus upon and bring out the differences in the syllabus. That is my focus of this session. तो हम नोटिफिकेशन से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं. अगर ईओ की बात करें, इंग्लिश एंड जहां पर भी इंग्लिश इज द सेम, तो मैं दोनों में ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स लिखता जाऊंगा और उसके साथ साथ जो भी सब्जेक्ट्स अलग है वो भी लिखता जाऊंगा. देन हिस्ट्री. नाउ व्हेन यू आर गोइंग फॉर EO एग्जाम विच इज ग्रुप बी, आपको खाली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है एज पर दी सिलेबस दैट इज गिवन बाय दी नोटिफिकेशन. हो सकता है एंशिएंट से क्वेश्चन आ जाए, बट चांसेस कम है बिकॉज दे हैव क्लियरली स्पेल्ड इट आउट. बट यहां पर जब आप हिस्ट्री की बात करते हो, यू हैव टू कवर बोथ एंशिएंट हिस्ट्री एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री. आपको दोनों ही यहां पर कवर करनी है. फर्स्ट में EO में यू हैव टू कवर ओनली मॉडर्न हिस्ट्री. सो दिस इज अ डिफरेंट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं सो दैट वी आर एबल टू एट द एंड ऑफ द सेशन वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई ये डिफरेंसेस हैं. ठीक है, थर्ड पे आते हैं. इकोनॉमी रिमेन्स द सेम इन बोथ. यहां पर भी इकोनॉमी, व्हेन आई विल बी कवरिंग इकोनॉमी, मैं आपको पूरा इकोनॉमी कवर करूंगा जिसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, जिसमें इंडियन इकोनॉमी आएगा फ्रॉम 1947 टू नाउ. उसमें जितने भी सोशल इश्यूज हैं वो भी आएंगे, सब कुछ हम कवर करेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हम सोशल इश्यूज बोलते हैं. आई विल बी कवरिंग दोज ऑल्सो. गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करेंगे बिकॉज वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं. ओके, फोर्थ वी हैव पॉलिटी. पॉलिटी इज द सेम इन बोथ द एग्जाम्स. हाउएवर यहां पे आपके पॉलिटी के साथ में गवर्नेंस भी है, तो पॉलिटी के साथ गवर्नेंस भी अटैच कर दिया है विच इज नॉट देयर इन EO एग्जाम. इस वाले एग्जाम में आपको गवर्नेंस भी देखने को मिलेगा. ठीक है, पूरा लिख देता हूं सो दैट इट्स इजियर फॉर अस टू रिमेंबर एट द एंड कि भाई ये अलग है. पॉलिटी से आगे चलते हैं. अकाउंट्स रिमेन्स द सेम इन बोथ. The reason I'm writing all this is because I want you to remember it and go with me. चाहता तो मैं PPT लगा के आपको बता देता, बट उसमें एंगेजमेंट या फिर उसमें आपको उतना याद नहीं रहेगा जितना अब याद रहेगा अगर मैं भी लिख के आपको बता रहा हूँ. एंड दैट इज हाउ आई लाइक टू टीच एज वेल. ज़्यादा एंगेजिंग होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ दोनों में ही आएगा, सो दिस इज द सेम. The level of questions, of course, might differ because this is Group B and APFC is Group A. But अभी हमारा concern है syllabus level के बारे में. We will talk a little later. Science and computers will come in both. Science यहाँ पर भी है, science यहाँ पर भी है, and it is given in the syllabus also. And questions have been asked from this in the examination as well. देयर इज अ वीडियो ऑन द सेम जिसमें मैंने पूरा सिलेबस डिकोड किया है कट ऑफ के साथ, दोनों को लिंक किया है. द लिंक फॉर दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज गो एंड वॉच दैट एज वेल. उसमें आपको पता लगेगा साइंस एंड कंप्यूटर से कितने क्वेश्चंस आते हैं. मैथ्स इज ऑलमोस्ट द सेम इन बोथ. जो डिफरेंस है वो ये है कि इन APFC यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एज वेल. आपसे स्टैट्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, वेयर एज इन EO/AO यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम मैथ्स, नॉट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स. तो ये एक और एडिशनल डिफरेंस मिल गया अपने को. एंड देन वी हैव सोशल सिक्योरिटी विच इज कॉमन इन बोथ. ठीक है, लेट्स सी इफ आई हैव एनी, देयर आर एनी एडिशनल सब्जेक्ट्स. Insurance. Insurance is the subject which is available here, but it is not a part of the syllabus of EO/AO. तो अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करें, क्या अलग है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं.
so that everything comes in one slide. तो अलग अलग अगर हम देखें तो इंश्योरेंस इज सेपरेट, स्टैट्स इज सेपरेट, गवर्नेंस इज सेपरेट एंड एंशियंट हिस्ट्री इज सेपरेट. ये चार चीजें हैं जो अलग हैं. एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम फॉर बोथ दीज एग्जामिनेशंस. इसीलिए दोनों की तैयारी साथ में ही चलेगी. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम अलग अलग नहीं चलाएंगे, साथ में ही चलाने का मतलब बनता है. बिकॉज इफ यू आर राइटिंग दिस एग्जाम देन यू शुड बी राइटिंग दिस एग्जाम ऑल्सो. कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि इसकी तैयारी कर रहा है और इसकी नहीं कर रहा है, वो फिर बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ी कर रहा है. बिकॉज यू वुड वॉन्ट टू अप्लाई फॉर APFC विच इज़ अ ग्रुप A सर्विस एंड नॉट सेटल विद ग्रुप B सर्विस. इसकी तैयारी करोगे तो इसकी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, है ना. तो आई थिंक इसीलिए दोनों की तैयारी हम साथ में भी कराएंगे. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द नोटिफिकेशन. सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं. कुछ रह गया हो तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बहुत सारी चीज़ें और नोटिफिकेशन में, बट मैंने आई पिक्ड अप ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस विच आर द मोस्ट रेलिवेंट वंस. डेट अभी नहीं आई है, कुछ टाइम बाद आएगी. एलिजिबिलिटी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, वेयर द मैक्सिमम कंफ्यूजन वॉज. ओके, if you have anything to ask, if you have anything to say, if you want to know about the courses that are running for both these exams, then you can visit my website as well. Description में आपको सारे links मिल जाएंगे. I'll see you very soon guys, and the classes either have started or are starting from 1st March, and उन लाइव क्लासेस के थ्रू मैं पूरा सिलेबस आपको कवर करवाऊंगा, बोथ फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स. उसका डिटेल्ड डिस्कशन या फिर डिटेल टाइम टेबल भी आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो. इट्स अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप. आई सी यू वेरी सून गाइज. टेक केयर. बाय बाय. जय हिंद.